Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। की भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक से आई। 4 राज्यों में मिली चुनावी जीत के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान इन राज्यों में मिली जीत पर सांसदों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिनंदन किया। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पार्टी में परिवारवादी राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये भी कहा कि अगर किसी नेता, सांसद या उसके परिवार में किसी की उम्मीदवारी खारिज हुई है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। बीजेपी के कई सांसदों के बच्चों को चुनाव में टिकट नहीं मिला था। मसलन इलाहाबाद से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मुखर होकर लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांगा था। मयंक फिर सपा में चले गए। रीता सांसदी से इस्तीफे के लिए भी सूत्रों के मुताबिक तैयार थी। इसके अलावा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। कहा कि जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली वहां हार की वजह पता करने की जिम्मेदारी सांसदों की है। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने चुनाव से इतर कश्मीर फाइल्स फिल्म की भी खूब तारीफ की। कहा कि एक लंबे समय से जिस सच को छिपाने की कोशिश हुई उसे इस तरह की फिल्में सामने लाती हैं। सुनिए कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, इसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। अगली सुर्खी कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी ने बनाई। कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में 14 मार्च को कहा था कि अब गांधी परिवार के लोगों को जगह छोड़कर दूसरे नेताओं को मौका देना चाहिए। अब घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा कि हमें समय समय पर अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। 2014 के बाद से यह हो रहा है। जवाबदेही का अभाव है, घटती स्वीकार्यता है, लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कम प्रयास हुए और यही असली समस्या है। सिब्बल के बयान के सामने आते ही लोकसभा में जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके बयान पर भी लोगों का ध्यान गया। उन्होंने सिब्बल को एहसान फरामोश बताया और कहा कि उनका मकसद अगर सिर्फ राज्यसभा जाना है तो वो बीजेपी में चले जाएं। चले जाइए, बीजेपी पार्टी आपको शायद एक राज्यसभा की टिकट दे सकते हैं, आप उसके लिए मोहताज है, जानते हैं हम लोग सब। लेकिन क्या करें, आप लोग मतलब फ्रेंड इन नीड नहीं, आप लोग अवसरवादी नेता है। शायद मेरे ऊपर वाले नेता लोगों को कांग्रेस पार्टी की शायद कोई गलती हुई थी कि आप जैसा एहसान फरामोश को पाला पोसा बढ़ा। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने वालों पर पार्टी के भीतर से हमला हुआ हो। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के G23 नेताओं ने एक बैठक की थी। तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये राज्यसभा से है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 मार्च की शाम पाकिस्तान में एक भारतीय मिसाइल के गिरने पर प्रतिक्रिया दी। घटना को खेदजनक बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी मिसाइल सिस्टम सुरक्षित है, भरोसेमंद है। सुनिए। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आपको बता दें, 9 मार्च की शाम करीब 7 बजे एक भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरी थी। ये मिसाइल खाली थी, यानी विस्फोटक से लैस नहीं थी। 10 मार्च को पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि इस मिसाइल के चलते जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस एक दीवार गिरी।
भारत सरकार ने इसे रूटीन मेंटेनेंस के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी बताया था और उच्च स्तरीय जांच की बात कही थी। आज रक्षा मंत्री ने फिर से कहा कि इस घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। अगली सुर्खी भी राज्यसभा से है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि अब तक 22,500 भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाया जा चुका है। जयशंकर ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने नागरिकों को बचाना था। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। सुनिए। Despite the challenges posed by the serious ongoing conflict, we have ensured that about 22,500 citizens have returned home safely. The entire exercise involved a whole of the government approach, with the Prime Minister himself chairing review meetings almost on a daily basis. At the MEA, we monitored the evacuation operations on a 24/7 basis as well. We got excellent support from all concerned ministries and organizations, including the Ministry of Civil Aviation, Ministry of Defense, the National Disaster Response Force, Indian Air Force, and private airlines. There was an effective coordination with state governments in ensuring that arrangements made by them for return of Indian students to their respective states once they landed in Delhi or Mumbai. Mr. Chairman, let me apprise members of the steps taken in advance of the actual conflict situation. As tensions increased, the Embassy of India in Ukraine had started a registration drive for Indian nationals in January 2022. As a result, around 20,000 Indian nationals registered with our embassy in Kiev. Most of the Indian nationals were students who were pursuing medical studies in Ukrainian universities that were dispersed throughout the country. डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि बचाव अभियान में भारत मित्र देशों के बच्चों को वापस लाया है। उन्होंने नवीन शेखरप्पा को लेकर भी जानकारी दी। शेखरप्पा 21 साल का मेडिकल छात्र, खार्किव में गोलीबारी के दौरान मृत्यु हुई थी। मंत्री जी के मुताबिक भारतीय दूतावास उनके शरीर को वापस लाने का प्रयास कर रहा है। आखिरी सुर्खी का संबंध दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत से है। आज जनरल रावत के 65वें जन्मदिन की पूर्व संध्या। इस मौके पर सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी यूएसआई में उनके नाम पर एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया। इस ऐलान के लिए सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे साउथ ब्लॉक में हुए कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर जनरल नरवणे ने 5 लाख रुपए भी यूएसआई को दिए। इस पैसे से चेयर ऑफ एक्सीलेंस पर मनोनीत व्यक्ति को मानदेय मिलेगा। विश्वविद्यालयों और शोध केंद्रों में अक्सर चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाई जाती है। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत किसी प्रतिष्ठित स्कॉलर को विभाग में जगह दी जाती है। इसका मकसद क्या होता है? एक खास तय मकसद। जैसे जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस का मकसद होगा सेनाओं में तालमेल पर शोध करना। दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन तक जनरल रावत बतौर सीडीएस इसी दिशा में प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा चेयर महत्वपूर्ण सामरिक मुद्दों पर भी शोध करेगी। 2022-23 के सत्र में चेयर के शोध का विषय होगा ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंड वॉरफेयर इन इंडिया। भारत में तीनों सेनाएं इस तरह के शोध के लिए चेयर ऑफ एक्सीलेंस का गठन करती रहती हैं।